आज इस बात में कोई शक नहीं है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सक्सेस की वजह से ही पूरे के पूरे सुपर हीरो जॉनरा पर मार्वल और उसके हीरोज का ही दबदबा है। वो बात अलग है कि मार्वल का ये दबदबा आखिर कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल की तो यही सच्चाई है। और इस बात का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है माउस हाउस डिज्नी को, जिसने अपनी फाइनेंस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल्स की मदद से मार्वल को दुनिया भर में एक फिनोमिना बना दिया। और आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स $23 बिलियन की संपत्ति है। और डिज्नी की वजह से ही मार्वल के अनबिलीवेबल से लगने वाले कॉमिक बुक स्टोरीज और उसके कैरेक्टर्स को मार्वल सबके सामने लाइव एक्शन फॉर्म में ला पाया है। इसीलिए यहाँ पर ऑब्वियस अब सवाल उठता है कि अगर डिज्नी मार्वल का साथ नहीं निभाता तो क्या होता? क्या जो आज मार्वल की सच्चाई है वो इसी तरह होती? इसके अलावा क्या कोई और कंपनी मार्वल को उसकी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में हेल्प कर पाती? और मार्वल को इसके क्या फायदे और क्या नुकसान झेलने पड़ते? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता या क्या नहीं होता ये जानने से पहले हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की जरूरत है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली मार्वल की हिस्ट्री में 2 ऐसे मौके आ चुके हैं जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का रुख ही बदल जाता। और क्या पता अगर चीजें दूसरे हिसाब से होती तो आज जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मिला है वो बहुत ही अलग ढंग से दिखता। जहां पर जब पहली बार 1996 में जब मार्वल ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी थी तो इसने अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के राइट्स को अलग अलग कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया था। और यही कारण बना मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के टुकड़े टुकड़े होने का। जहां पर 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक्स-मैन, फैंटास्टिक 4 के राइट खरीदे, वहीं पर यूनिवर्सल ने हल्क और नेमोर के राइट खरीद लिए। और सोनी, जिसने मार्वल के स्पाइडरमैन के राइट्स खरीदे थे, मार्वल ने 2002 की स्पाइडरमैन की मूवी की हिट होने के बाद पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बचे हुए सिनेमैटिक यूनिवर्स को सोनी को $25 मिलियन में ऑफर किया था, जिसे ठुकराकर सोनी ने सिर्फ और सिर्फ $4 मिलियन में स्पाइडरमैन की राइट्स खरीदी। मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? एनीवे, मार्वल को अपने कैरेक्टर्स के मूवीज के कमीशन से फायदा पहुंचने लगा और उनकी हालत धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगी, जिसके कारण एंडेवर टैलेंट एजेंसी के डेविड माइजेल ने मार्वल को ये राय दिया कि अपनी सुपर हीरो मूवीज का कमीशन लेने से अच्छा है खुद के सुपर हीरोज पर मूवी बनाइए और 100% प्रॉफिट घर ले जाइए। और यहीं से मार्वल ने अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्लानिंग शुरू कर दी, जहां पर उसने $525 मिलियन के साथ मार्वल स्टूडियोज क्रिएट किया। और यहाँ पर आया मार्वल की हिस्ट्री में दूसरा मौका, जहां पर केविन फाइगी का साथ करके मार्वल स्टूडियोज ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया। और अगर यहाँ पर पहली आयरन मैन मूवी उम्मीद के हिसाब से खरी नहीं उतरती या फ्लॉप साबित होती तो इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स मार्वल खो देता। खैर, चीजें उम्मीद से बहुत बेहतर साबित हुई और डिज्नी की मार्वल स्टूडियोज पर नजर पड़ी, जहां पर 2009 में डिज्नी ने उन्हें $4 बिलियन में खरीद लिया। और आज की सच्चाई आप जानते ही हैं क्या चल रहा है। तो मार्वल की हिस्ट्री के यही इंसिडेंट्स, जिसमें पहला या तो सोनी मार्वल को खरीद लेता या आयरन मैन मूवी फ्लॉप होती, तो ऑब्वियसली डिज्नी और मार्वल का तो साथ कभी नहीं हो पाता। तब क्या होता? चलिए अब इसी चीज को जानते हैं। तो चलिए आयरन मैन के फ्लॉप होने से ही शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक्चुअली आयरन मैन मूवी मार्वल स्टूडियोज की एक बहुत बड़ी रिस्क थी, क्योंकि आयरन मैन से पहले मार्वल ने दूसरे MCU ए-लिस्ट सुपर हीरोज को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करने के लिए चुना था, जिसमें सरप्राइजिंगली शैंग-ची भी शामिल था। ऊपर से ये कैरेक्टर फैंस के बीच में उतना भी पॉपुलर नहीं था, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जोरदार पोर्ट्रेयल ने इस कैरेक्टर के साथ साथ पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचा लिया। अगर चीजें दूसरे हिसाब से जाती तो मार्वल अपने 10 ए-लिस्ट सुपर हीरोज के साथ साथ आयरन मैन को भी खो देता, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मेरिल से $525 मिलियन का उधार लिया था, जिसके कारण मूवी फ्लॉप होने के बाद ये सारे के सारे राइट्स बैंक एक्वायर कर ली थी। और बैंक अपने पैसे को निकालने के लिए अलग अलग कंपनीज और मूवी स्टूडियोज को इन कैरेक्टर्स को थोक भाव पर बेच देती। और उस समय मार्वल सपने में भी नहीं सोच पाता उन कैरेक्टर्स को वापस पाने का। साथ ही साथ जब कैरेक्टर्स ही नहीं होते तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ही नहीं होता। और ऐसे में डिज्नी जैसी कोई एंटरटेनमेंट बिजनेस कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक फैन सर्विस के लिए एक कंपनी को खरीद करके उसको रिवाइव कर दे, ये संभव नहीं था। ऑब्वियसली हर कंपनी अपना फायदा देखती है। यही कारण है कि पहली आयरन मैन मूवी का सक्सेस ही मार्वल के डिज्नी से बिकने का कारण बना। अब चलिए ऐसा मान लेते हैं कि कोई न कोई एंटरटेनमेंट कंपनी मार्वल को एक्वायर कर ही लेती, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जितना सक्सेसफुल बना ही पाती।
क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सक्सेस के पीछे एक चीज ने बहुत बड़ा काम किया है और वो है विजन। और वो विजन था केविन फाइगी का, जिनकी शुरुआत एक्समैन मूवीज में एसोसिएटिव प्रोड्यूसर के रूप में इसीलिए हुई थी क्योंकि वो एक चलते फिरते मार्वल गीक थे और इन्होंने ही एमसीयू का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जहां पर कौन सी मूवी, कौन सा कैरेक्टर या कौन सी कहानी कब या किसके बाद दिखाई जाएगी, इन्हीं के डिसीजन से हुआ है और होता है। ऐसे में अगर कोई कंपनी अपनी कोशिश भी करती तो उसे केविन फाइगी जैसे विजनरी की ही जरूरत पड़ती और उसे उस विजनरी को डिज्नी जैसे ही क्रिएटिव आजादी देनी होती, वरना उनका भी हाल वार्नर ब्रोस की तरह होता, जहां पर सारे के सारे कैरेक्टर्स के राइट्स होने के बावजूद भी वार्नर ब्रोस ने इस चीज पर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का कंसीडर भी नहीं किया था अप अंटिल 2012 के एवेंजर्स की रिलीज तक। एंड ऑब्वियसली मार्वल को तो ये भी चांस नहीं मिल पाता। अब इन सब डीमेरिट्स के बावजूद भी कोई भी कंपनी मार्वल को एक्वायर करने के बाद एक काम बड़े आराम से कर सकती थी और वो थी सुपर हीरो मूवीज पर आर रेटेड मूवीज बनाना। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि मार्वल स्टूडियोज ने अब तक अपनी मूवी से लगभग $30 बिलियन का बिजनेस किया है, वो भी बिना किसी आर रेटेड मूवी की, और उन्हें इस चीज की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी है। ऑब्वियसली डिज्नी अपनी कहानियों को यूनिवर्सल रखने के लिए और मैक्सिमम डेमोग्राफिक को कवर करने के लिए अपनी मूवीज को PG-13 तक ही रखती है, लेकिन इसी चीज की वजह से सिनेमैटिक यूनिवर्स के ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जहां पर इमेजिन करके देखिए कि अगर इसकी कुछ मूवीज आर रेटेड होती तो शायद एडल्ट्स इन मूवीज को और भी बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पाते। एग्जाम्पल के रूप में सोच के देखिए सिविल वॉर अगर आर रेटेड होती तब एयरपोर्ट वाला फाइनल बैटल कितना धमाकेदार होता, और अगर फाइनल बैटल की बात आई है तो सोच के देखिए एंड गेम का फाइनल बैटल कितना धमाकेदार होता। वैसे इस चीज के बारे में वार्नर ब्रोस को बहुत अच्छे से मालूम है, जिसके कारण वो अपनी डीसी मूवीज को पूरी तरह से डाइवर्स रखते हैं। और जोकर और वेनम के फाइनेंशियल सक्सेस के बाद ये बात भी क्लियर हो गई है कि आर रेटेड मूवीज पैसे कमा सकती हैं। वैसे फिलहाल एमसीयू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब एक्समैन की खूंखार वुल्वरीन और डेडपुल इसका हिस्सा बनेंगे तब देखना होगा कि मार्वल कौन सा बहाना बनाता है। डिज्नी का साथ होने की वजह से मार्वल को उसके इनिशियल स्टेज पर डिज्नी की फाइनेंशियल और इन्फ्लुएंशियल पावर ने बहुत ज्यादा बूस्ट दिया। ऑब्वियसली इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मार्वल कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल एक्विजिशन साबित हुआ है। ऊपर से डिज्नी के मूवीज को फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से रिलीज करने की स्ट्रेटजी ने ही दुनिया भर के ऑडियंस के बीच में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक ट्रेंडिंग टॉपिक के रूप में रखा। और तो और डिज्नी ने ही मार्वल स्टूडियोज की हेल्प की मार्वल को मूवीज के अलावा टीवी शो और मर्चेंडाइजिंग में ब्रांच आउट करने के लिए, और आज अकेले मर्चेंडाइजिंग से ही मार्वल स्टूडियोज को $10 बिलियन तक का फायदा पहुंच चुका है। इसके अलावा डिज्नी अपनी मार्केटिंग में भी बहुत खर्च कर सकता है। इसी के कारण पिछले साल रिलीज हुई एंड गेम की मार्केटिंग में उसने तकरीबन $200 मिलियन खर्च किया, जो बेसिकली एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी का बजट हो सकता है। इसके अलावा ये भी सोचकर देखिए कि अगर किसी और कंपनी के पास इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स के राइट होते तो डिज्नी और फॉक्स के एक्विजिशन का कोई फायदा उन्हें नहीं पहुंचता। अब चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर फिर से मार्वल के सिंगल कैरेक्टर्स के राइट बटना शुरू हो जाते तो क्या होता। वेल, सबसे पहले हमें यही देखने को मिलता कि इन मूवीज के अंदर लैक ऑफ मार्वल थीम होती, जैसा कि सोनी के स्पाइडरमैन मूवी के साथ था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन मार्वल का कैरेक्टर है, बट सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवी में हमें उसका यूनिवर्स उसका खुद का लगता है। यही कारण है कि इन 3 मूवीज के अंदर ओवरऑल ऑनगोइंग मार्वल थीम लैक करता है, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए क्योंकि मार्वल फैन होने के कारण मार्वल के किसी और सुपर हीरोज का एक छोटा सा कैमियो भी हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अच्छी बात इसलिए क्योंकि इससे एम्फेसिस स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पर ज्यादा अच्छे से हो पाता है। वहीं कनेक्टेड सुपर हीरो मूवीज में ये चीज थोड़ा अंडरमाइनिंग हो जाता है, जहां पर बिगर सिनेमैटिक स्टोरी समझाने की वजह से ज्यादा नहीं पर थोड़ा मेन कैरेक्टर पर एम्फेसिस कम होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप कंपेयर कर सकते हैं 2002 की स्पाइडरमैन और 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग को। होमकमिंग बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उसमें हमें पीटर पार्कर की असली लाइफ, असली उलझन देखने को नहीं मिली जो उसकी कहानियों की जान होती है। और आधा से ज्यादा लोग तो इस बात से एक्साइटेड थे कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें आयरन मैन दिखेगा, और अब भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें एक स्टैंड अलोन सुपर हीरो के रूप में खुद को साबित नहीं कर पाया है। वहीं हमें सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवी में पीटर, उसकी सुपर हीरो लाइफ और उसकी पर्सनल लाइफ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जहां पर पीटर हर तरह की चुनौती से लड़ता है। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं यही मानता हूं, हाँ ये बात सच है कि डिज्नी की वजह से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें आर रेटेड मूवीज देखने को नहीं मिली है, और ओवरऑल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चक्कर में क्लासिक मूवीज का सुपर हीरो वाला फील थोड़ा कम हो जाता है।
लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि अगर डिज्नी नहीं होता तो शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज अपने इस मुकाम पर नहीं होता। और आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वजह से ही हॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज ट्रेंड पर हैं। इसलिए इसका क्रेडिट डिज्नी को तो जाता ही है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या कोई और कंपनी मार्वल को इस मुकाम पर पहुंचा पाती। साथ ही साथ हमारी फ्यूचर ऐसी ही आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।